एक ऐसा वेट जो इन सभी से इतने पार्ट से कंबाइन होने वाला है, उस वेट को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट वेट। कि अगर 1 2 3 और 4 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आयंस, तो ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज एसिड और बेस के लिए। तो E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट एसिडिटी और बेसिसिटी। तो जितने वो दे सकता है उसी चीज को हम कहते हैं बेसिसिटी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन तो शानदार शुरू ही होगी। बेटा मोल कंसेप्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम कवर करने वाले हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे हर बार आएंगे और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी देते हैं, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद और इस सीरीज़ को, क्योंकि हम इक्विवेलेंट वेट के लगभग 3 से 4 हम वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें सवाल के साथ साथ सारे कंसेप्ट जो हमारे जेई में, नीट में या बोर्ड्स में हर जगह पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या बोर्ड्स हो। ठीक है, इसको अच्छे से फॉलो करना है, नोट्स बनाना है ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। नोट्स अच्छे से आपको रखना है, सवालों को एक बार पॉज करके ट्राई करना है खुद से। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं अच्छे से। तो पहले हम जो टॉपिक है हमारा वो क्या है आज का? इक्विवेलेंट वेट। तो पहला सवाल हमारे माइंड में आता है कि सर ये इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? ठीक है, इक्विवेलेंट वेट, जैसे हम मॉलिक्यूलर वेट तो हमने सुना हुआ है, इक्विवेलेंट वेट होता क्या है इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और इसको समझते हैं अच्छे से। देखो डेफिनेशन इसकी आ जाएगी, द इक्विवेलेंट वेट इज अ वेट, द लिखो डेफिनेशन, इक्विवेलेंट वेट इज पार्ट ऑफ वेट बाय मास लिखेंगे, बाय वेट लिखेंगे, बात तो एक ही है, ऑफ अ सब्सटेंस, यहां आ जाएगा क्या? ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंबाइंस विथ, दैट जो कि कंबाइन होगा, दैट कंबाइंस विथ। अब सुनो, इसके बाद चीज क्या होगी समझना अच्छे से डेफिनेशन को। इक्विवेलेंट वेट एक ऐसा वेट का हिस्सा होता है जो कंबाइन होगा। पहली चीज आप लिख सकते हो, अगर हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। या फिर अगर आप ऑक्सीजन के लिए लिखोगे तो 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होगा उसको हम इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे। थर्ड, या फिर 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन, ठीक है। फोर्थ, अगर हम लिखे सिल्वर से रिलेटेड तो 108 पार्ट ऑफ Ag। मीन्स कर क्या रहे हैं हम? एक ऐसा वेट जो इन सभी से, इतने पार्ट से कंबाइन होने वाला है, उस वेट को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई? क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अब देखो इक्विवेलेंट वेट के बारे में अगर हम समझे, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको बेसिक से हम पूरा बूस्ट करेंगे आगे के टॉपिक पे। तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाएगा, ये सुनना सब बच्चे अच्छे से, ध्यान देना, पूरा फोकस करो टॉपिक पे। पहली बात, आप इक्विवेलेंट वेट किसके लिए निकाल रहे हो ये डिपेंड करता है। तो मान लो मैं लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट वेट का जनरल फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट को जनरली हम कैपिटल ई से डिनोट करेंगे हमेशा। ठीक है, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स। सब लोग ध्यान देना अच्छे से बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स। तो मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ, सबसे पहले ले लेता हूँ मैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? तो ये होगा इसका m, मतलब मॉलिक्यूलर मास, या फिर आप बोल सकते हो और एटॉमिक मास। अगर एलिमेंट है तो क्या लिखोगे? एटॉमिक मास। ठीक है, इसका एटॉमिक मास होता है 1 अपॉन इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर। ठीक है, सेकंड में अगर लिखूँ ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा? ये E इज इक्वल टू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाती है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 8। थर्ड, अगर मैं लिखूँ मान लो क्लोरीन के लिए, तो ये आ जाएगा क्या? E इज इक्वल टू 35.5 अपॉन 1। ठीक है, कितना आ जाएगा? 35.5। सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप वैलेंसी कैसे लिख रहे हो। बेटा आपको वैलेंसी जो है समझाई गई होगी, अब तक अपने 10th में भी पढ़ा होगा। अगर बच्चे 11th 12th वाले भी जुड़े हैं हमसे, उन्होंने भी ये समझा होगा कि वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं।
अगर मैं बेसिक आइडिया दूँ आपको वैलेंसी का, तो जितने उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे हम वैलेंसी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट में 1 है तो उसकी वैलेंसी भी 1 हो जाएगी, लास्ट में 2 है तो वैलेंसी भी 2 हो जाएगी। तो वैलेंसी के लिए हम जनरली ऐसे लिख लेते हैं कि अगर 1, 2, 3 और 4 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। ये अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी, ये इक्वल होगा किसके? वैलेंसी के, ठीक है। और अगर अगर यहाँ लिखता हूँ, अगर 5, 6, 7, 8 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये इक्वल नहीं होंगे, अब इक्वल नहीं होंगे। लेकिन हम निकाल सकते हैं, इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं वैलेंसी को। तो यह आ जाएगा वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये दोनों कंसेप्ट आपको बेटा अच्छे से ध्यान रखने हैं, अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर? ये चीज़ समझ में आ गई है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर निकालना है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे? 8 के लिए 2,6, 2,6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, ठीक है। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 8 माइनस 6, 2। क्लियर? ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए पॉज करके। कुछ दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। नोट कर लिया होगा पॉज करके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट का बेटा हमने जनरल फॉर्मूला लिख लिया इक्विवेलेंट वेट का। ये क्या आ गया? एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर या वैलेंसी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई हमारी। सेकंड, ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, अब सेकंड फॉर्मूला में अगर लिखूँ फॉर आयंस, तो ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज, अपॉन जो चार्ज होगा उनके ऊपर वो, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट कैसे दिखता है? SO4-2। तो क्या करोगे आप? इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे। सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 चौके 64। तो यह आ जाएगा कितना? 96। तो 96 डिवाइडेड बाय चार्ज 2, तो यह आ जाएगा बेटा 48। कितना आ जाएगा? 48। चले आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो, अगर बोले कि हम फॉस्फेट के लिए बताइए, तो फॉस्फेट के लिए क्या करोगे आप? 31 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा कितना? 96 डिवाइड बाय 3, 96 डिवाइडेड बाय 3, 96, 64, सॉरी ये आ जाएगा 64। तो ये आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाई 3। क्या कोई प्रॉब्लम? आयंस के लिए भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े, इसको बढ़ाया आगे। चल नेक्स्ट अगर लिखे हम फॉर कंपाउंड के लिए थर्ड, कंपाउंड के लिए क्या आ जाएगा? सेम वही, E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, ये लिख सकते हो। फोर्थ अगर मैं लिखूँ एसिड और बेस के लिए, तो E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। अब इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। तो हम अच्छे से समझते हैं कि एसिड और बेस का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ इक्विवेलेंट वेट लिख लेता हूँ मैं। इसको नोट करना है बेटा अच्छे से, इक्विवेलेंट वेट फॉर एसिड्स, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट फॉर एसिड्स। तो मान लो मैं HCl के लिए ले रहा हूँ, तो HCl के लिए क्या आएगा? E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। तो ये क्या है? एक एसिड है। एसिड क्या लूज करता है? H+ लूज करके ये किसको न्यूट्रलाइज करेगा? बेस को। तो जितने वो H+ दे सकता है उसी चीज को हम कहते हैं बेसिसिटी,
ठीक है, उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, बेसिसिटी। तो नंबर ऑफ H प्लस डोनेट और रिलीज लिखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाय एसिड, ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाय एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, अपने नोट्स में डाल लेना कि बेसिसिटी क्या होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ HCl में कितना H प्लस है, 1, तो यहाँ हम डिवाइड कितने से करेंगे, 1 से। मॉलिक्यूलर मास HCl का कितना होगा, 36.5 डिवाइड बाय 1, तो ये आ जाएगा 36.5। सेकेंड H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, क्योंकि इसमें 2 H प्लस है, ये कितना आ जाएगा 98/2 मतलब 49। थर्ड HNO3, बताइए HNO3 का कितना होगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 1, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा HNO3 का, ये हो जाएगा 15 + 48 63/1 मतलब 63। क्या कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। अब फोर्थ देखो, फोर्थ यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हमारे पास है H3PO4, फिर H3PO3, फिर H3PO2। अब इनको ध्यान देना, इनका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, फॉस्फोरिक एसिड। ये जो है इसको कहेंगे हम फॉस्फोरस एसिड। क्या कहेंगे, फॉस्फोरस एसिड। और एंड में ये जो हमें दिया है ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अब इनको आपको ध्यान रखना है इनकी बेसिसिटी के बारे में। इसकी जो बेसिसिटी होती है वो होती है 3, इसकी जो बेसिसिटी होती है वो होती है 2, और इसकी जो बेसिसिटी होती है 1, ठीक है। तो यहाँ अब रीज़न हम समझेंगे, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। इसका इक्विवेलेंट मास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 3। इसका क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। इसका क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1। समझ में आया, मॉलिक्यूलर मास निकाल के आप तो डिवाइड कर ही दोगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि रीज़न क्या है। रीज़न कि H3PO4 की जो बेसिसिटी थी, बेसिसिटी मतलब कितने H प्लस ये दे सकता है, वो है 3। तो इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये O और यहाँ अटैच होंगे H। आपको पहली लाइन समझना अच्छे से, देखो आप इसके जो रीजंस है ना वो पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग के बाद बहुत डिटेल में समझ जाओगे कि रीजन एक्चुअल है क्या। लेकिन यहाँ मैं लिखवा देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा रिलेट कर पाओ जब वो पढ़ो तो, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ये ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन से जुड़े हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, लेकिन फॉस्फोरस से जुड़े हाइड्रोजन, फॉस्फोरस से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होंगे, ठीक है। ये भी हमें रीज़न समझना है क्यों नहीं होंगे। तो सुनो, जब भी कोई एसिड होता है तो अगर हम एसिड की बात करते हैं तो वो एसिड क्यों है, क्योंकि वो H लूज कर रहा है। H लूज करने के बाद जो भी बचा हुआ पार्ट है उस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। जो H जाएगा वो H प्लस बन के जाएगा, और जो भी बचा हुआ पार्ट है उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस कंपेयर करो तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है। ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको समझाने की। हम पूरा का पूरा इसको समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बाद में, ठीक है। तो ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए ऑक्सीजन से, इसलिए यहाँ पे इसकी बेसिसिटी हो जाती है 3, ठीक है। अब हम सेकेंड अगर बात करें, कौन सा, फॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ क्या होता है, फॉस्फोरस एसिड में एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, H3PO3 ऐसा। तो स्ट्रक्चर आप बनाओगे, एक ऑक्सीजन यहाँ गया,
एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन यहाँ, एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ हाइड्रोजन डायरेक्टली। अब सुनो सुनो अच्छे से ध्यान देना, फॉस्फोरस से जुड़े हुए हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होंगे, क्योंकि आप ये लाइन अच्छे से सुनो, फॉस्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेगा। ठीक है, बुक्स में लिखा रहता है ये, फॉस्फोरस इज नॉट इनफ इलेक्ट्रोनेगेटिव टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ एंड रिलीज H+। वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं। अगर मैं डेटा देखूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस जो होता है वो होता है 2.14 एग्जैक्ट, अगर इसके आसपास है 2.14, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन जो है उसकी वैल्यू होती है 2.10। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अगर देखूँ ऑक्सीजन तो ये होती है 3.5। मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स खींचता है अपने तरफ, जिस वजह से वो एसिडिक हाइड्रोजन बन जाएगा और H+ निकल जाएगा वहाँ से। ठीक है, यहाँ से कंसेप्ट देखो, मैंने जितनी भी कोशिश की है समझाने की, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। फॉस्फोरस से जुड़े हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होंगे, समराइज करके ये ध्यान रखना, क्योंकि फॉस्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे और हाइड्रोजन को H+ बना के रिलीज करे। ठीक है, थर्ड, अब देखो यहाँ कितने H जुड़े हैं ऑक्सीजन से 2, इसलिए इसकी बेसिसिटी हो जाती है बेटा 2। कितनी हो जाएगी? 2। थर्ड अगर मैं लिखूँ H3PO2 तो P डबल बॉन्ड O, कितने ऑक्सीजन बचा? 1, तो एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, फिर फॉस्फोरस के साथ बचे हुए हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ये फॉस्फोरस से जुड़े हुए हैं। फॉस्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं कि अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले अपनी तरफ और H+ को रिलीज कर दे, इसलिए ये ऑक्सीजन से जुड़े वाले ही होंगे, और एक ही ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए इसकी बेसिसिटी हो गई 1। कितनी हो गई? 1। ठीक है, क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेसिस क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेसिस मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँ NaOH का कितना होगा, तो आप क्या करोगे? E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1। एसिडिटी क्या होगा? एसिडिटी क्या होगा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल मतलब कितने रिप्लेसेबल OH माइनस है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस इन बेसिस इज कॉल्ड एसिडिटी। अब ये देखो, एसिडिटी और बेसिसिटी वर्ड जो है ना वो न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड है। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो एसिड बेस कंबाइन होते हैं। एसिड कितने H दे सकता है ताकि वो बेस को न्यूट्रलाइज कर सके, उस वर्ड को हम कहते हैं बेसिसिटी। ठीक है, और बेस कितने OH माइनस दे सकता है ताकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, उसको हम कहते हैं एसिडिटी। ठीक है, अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँ तो यहाँ कितना आएगा? E इज इक्वल टू M/2, क्योंकि यहाँ 2 OH हैं। ठीक है, अगर मैं MgOH होल्ड वाइज की बात करूँ तो लगभग ये उसी के जैसा ही आ जाएगा, M/2। अब इनका मॉलिक्यूलर मास सबके सेम नहीं होंगे, वो तो डिफरेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो आप ये कैलकुलेट कर ही लोगे। यहाँ कोई अलग तरीके का पैटर्न आपको नहीं दिखेगा। तो ये हो गया एसिड और बेसिस के लिए। ठीक है, आयंस के लिए हमने देख लिया, कंपाउंड के लिए देख लिया हमने, फिर हमने एसिड और बेस का भी हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़े। अब अगर नेक्स्ट हम फोर्थ देखें कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? ठीक है, इसका काम होता है ऑक्सीडेशन करवाना। क्या करवाना? ऑक्सीडेशन करवाना। ऑक्सीडेशन करवाना मतलब ये करवाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे वाले का। किसका? आगे वाले का। अगर वो लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या करता है बेटा? खुद करता है रिडक्शन।
ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आगे वाले को ऑक्सीडेशन करवाता है, मतलब आगे वाले के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाता है और खुद गेन करता है। खुद गेन कर रहा मतलब खुद वो रिडक्शन कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? अपोजिट। रिड्यूसिंग एजेंट, देखो इनका जो नाम है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, ये आगे वाले को हेल्प करेंगे, ये एजेंट आगे वाले का रिडक्शन करेगा। तो ये काम क्या है इसका? रिडक्शन, रिडक्शन करवाना इसका काम होता है। रिडक्शन करवाना, रिडक्शन करवाना मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे वाले का ये करेगा, ठीक है, आगे वाले को गेन करवाएगा, आगे वाले को गेन करवाएगा, ठीक है। और खुद क्या करेगा? खुद लूज करेगा, खुद लूज करेगा, और खुद लूज करेगा तो ये क्या हो गया? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट खुद करता है ऑक्सीडेशन और आगे वाले का करवाता है रिडक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें हम समझते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को, और फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब ये क्या कहता है? जब भी किसी रिएक्शन में आप लिखो A+B, ये C+D, ऐसी कोई जनरल रिएक्शन है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D। ये चीज़ आप लिख सकते हो। अब इसके बाद आपके मन में सवाल आएगा, सर ये ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट दोनों सेम है क्या? नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे बेटा आपने मोल्स अब तक पढ़ा होगा, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, बस इतना फर्क है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बताओ? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, अपॉन क्या बोल सकते हो? वैलेंसी, ठीक है। तो हम वैलेंसी को ऊपर डाल सकते हैं, ये क्या आएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी, ठीक है, ये क्लियर। तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट को क्या बोल सकते हैं हम? मोल्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट के एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू वैलेंसी। जनरली हम वैलेंसी को वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, ये भी वर्ड ध्यान रखना। फिर इसको एन फैक्टर भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे लगता है आपको सारी समझ में आ गई होगी, जो भी हमने अब तक पढ़ा है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? जो भी हमने यहाँ तक लिखा एक बार देख लो। स्टार्ट कहाँ से किया था हमने आज? हाँ, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि इतना वेट जो इतने पार्ट से कंबाइन होने वाला है। 4 हमने एग्जांपल्स लिए, हमने इक्विवेलेंट वेट की कैलकुलेशंस देखे, मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है। सारे कंसेप्ट मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। तो बाकी चीज़ हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए